अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद बिशारत लोधी में मैं हूँ आपकी होस्ट फायजा इरफान। नाजरीन, आज हम खुद ही बिशारत लोधी साहब से गुफ्तगू करेंगे जो सीनियर तज्जियाकार भी हैं। आज हम इनसे मुल्की सियासत और मुकामी सियासत के बारे में बात करेंगे। सर, जैसे आप जानते हैं कि इलेक्शंस की बात हो रही है, लेकिन अभी ये बात गैर हकीकी है। क्या आपको इलेक्शंस होते नजर आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फायजा। लाइव बिशारत लोधी में आज पोजीशन थोड़ी सी चेंज है। तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन उस वक्त की जो निगरान हुकूमत है उसको करवाना पड़ेंगे। ये इस्टेब्लिशमेंट की सोच भी है और कॉन्स्टिट्यूशनली एक बाइंडिंग भी है। पंजाब की सतह पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हुई है वो अब शायद फेडरल लेवल पे ना हो सके। उसकी एक वजह कॉन्स्टिट्यूशन है और दूसरी वजह ये है कि दुनिया में जो इमेज हमारा जाता है वो फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से ही जाता है। और दुनिया में जो एक इमेज तो हुकूमत का अपना बयानिया है जो जा रहा होता है, और एक जो मेन अपोजिशन पार्टी है उसकी तरफ से जा रहा है, वो भी हासा तवाना है, काफी स्ट्रांग है। अगर क्योंकि ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से बात होती है कि यहाँ इस तरह की वायलेशन हो रही हैं, और बहुत सारे ऐसे ममालिक ने भी अपनी आवाज़ उठाई है जो इससे पहले पाकिस्तान के किसी भी मामले में और खासतौर पर अंदरूनी मामले में बोलते नजर नहीं आते। मेरी मुराद इसराइल है। तो वहाँ से भी चूंकि इस तरह की आवाज़ आई है, तो ये पाकिस्तानी हुकाम के लिए, पाकिस्तानी हुकूमत के लिए और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहरहाल एक बाइंडिंग है, क्योंकि ये इससे पूरे मुल्क का इमेज धुंधला पड़ सकता है, खराब हो सकता है। इसलिए हुकूमत के पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि इलेक्शन करवाए जाएं और मुकर्ररा मुद्दत के अंदर करवाए जाएं। इलेक्शन अगर ये पूरे 5 साल के बाद असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करती है, चाहे वो एक आध दिन का भी फर्क ना हो, तो फिर ये 60 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे ऊपर बाइंडिंग है। लेकिन अगर 2-4 दिन, एक आध दिन भी पहले असेंबली को तहलील कर दिया जाता है, तो फिर ये 90 डेज की मुद्दत है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। तो इस तरह इलेक्शन अक्टूबर या नवंबर में जरूर होंगे। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि इलेक्शन सितंबर या अक्टूबर में होंगे, क्या इलेक्शन शफाफ होने की उम्मीद की जा सकती है? फायदा, हमारे मुल्क में शफाफ इलेक्शन एक ख्वाब रहा है, और इलेक्शन जब भी हुए हैं कहा जाता है कि मुल्क पूरा का पूरा हिल जाता है। और सबसे जो बिटर एक्सपीरियंस हमें हुआ, मुल्क में पहले आम इंतखाबात जो एडल्ट फ्रेंचाइज की बुनियाद पे हुए वो 1970 के इलेक्शन थे। मार्च में ये इलेक्शन होते हैं, और उसके बाद क्योंकि उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान 2 विंग्स के अंदर था, तो जो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ पार्टी अवामी लीग आई, और यहाँ 81 सीट्स के साथ पीस पार्टी आई। पीस पार्टी 160 में से 81 सीट्स थी, फिर उन्होंने मिलकर हुकूमत बनाई बाद में। लेकिन इलेक्शन के बाद वहाँ फसादात का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद फौजी एक्शन लिया गया और मुल्क 2 लख्त हो गया। ये न सिर्फ मुल्क की तारीख एक बदतरीन वाकया था, एक अलमनाक हमारी तारीख का बाब है, बल्कि अगर उम्मत मुस्लिमा के तारीख की बात की जाए तो उसमें भी इसकी हैसियत बहुत बड़ी है और बड़ी अलमनाक है। इसके बाद इलेक्शन 1977 में हुए। 7 मार्च को कौमी सतह के इलेक्शन थे, कौमी असम्बली के लिए इलेक्शन थे, लेकिन उसके बाद अपोजिशन ने, जो मेन अपोजिशन पार्टी थी PNA, पाकिस्तान नेशनल अलायंस, ये 9 पार्टियों पर मुश्तमिल था, इन्होंने बाइकआउट कर दिया कि मैसिव रिगिंग हुई है। तो फिर 12 मार्च को सुबह इलेक्शन होना थे, क्योंकि उस वक्त इलेक्शन मुख्तलिफ डेट्स में हुआ करते थे। तो 7 मार्च को कौमी असम्बली का इलेक्शन तो हो गया, लेकिन उसके बाद एक मूवमेंट चली, और फिर वो मूवमेंट के नतीजे में 12 मार्च को सुबह इलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन आगे चल के 5 जुलाई को जनरल ज़ियाउल हक ने टेक ओवर कर दिया। आगे चलते हैं तो ज़ियाउल हक ने पार्टीलेस इलेक्शन करवाए, और ये मुल्क की तारीख के पहले और आखिरी पार्टीलेस इलेक्शन थे, और ये करवाए मार्शल रजीम ने जनरल ज़ियाउल हक के अंडर हुए 1985 में। 18 अगस्त 1988 को
जनरल ज़ियाउल हक का तैयारे में जाँ बहक हो गए। तो अक्टूबर में इलेक्शन हुए जिसके नतीजे में पीस पार्टी बरइख्तियार आई। पीस पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो थी लेकिन मेजॉरिटी पार्टी नहीं थी। कोalition गवर्नमेंट बनी। उसके बाद ये सिलसिला ऐसा हुआ कि 1990 में दोबारा इलेक्शन करवाए गए, असेंबली को तहलील कर दिया गया। उस वक्त 52 बी एक आइन का एक ऐसा आर्टिकल था जिसके जरिए जो प्रेसिडेंट था वो असेंबली को तहलील कर सकता था। ये 52 बी का जो हमारा आर्टिकल का ये आर्टिकल था, ये इतना ज्यादा हमारे लिए एक नाइटमेयर, एक डरावना ख्वाब बना रहा कि 1988 की जो असेंबली थी 90 में तहलील हुई इसी की बुनियाद पर। फिर 93 में असेंबली तहलील हुई, पीस पार्टी की गवर्नमेंट थी, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, तहलील हुई। फिर उसके बाद बेनज़ीर आती हैं तो बेनज़ीर की गवर्नमेंट 96 में तहलील कर दी गई और फिर इसी आर्टिकल के तहत और 97 में फिर नवाज शरीफ आते हैं। उसके बाद फिर जनरल मुशर्रफ के साथ जो उनके इख्तलाफात हुए और फिर 99 में कू हुआ, फौजी बगावत हुई और हुकूमत संभाल ली जनरल मुशर्रफ ने। तो जनरल मुशर्रफ ने उनको 3 साल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये इजाज़त मिली कि वो हुकूमत करें और एक प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर बनाएं और उसके तहत हुकूमत करें। लेकिन 2002 में उन्होंने इलेक्शन करवाए, वो भी खासे कंट्रोवर्शियल इलेक्शन थे। उसके बाद फिर 2008 के इलेक्शन हुए जो काफी हद तक इस हवाले से शफाफ थे कि अपोजिशन ने कोई उस पर एतराज नहीं किया। 2013 के इलेक्शन को भी कदरे शफाफ कहा जा सकता है, लेकिन बाद 2014 में जनाब इमरान खान उसके खिलाफ शुरू हुए और वो 4 हलकों की बात करते रहे कि 4 हलकों पर दोबारा इलेक्शन करवाए गए। ऐसा मुमकिन तो ना हो सका, लेकिन कहीं ना कहीं ये आवाज आती रही कि ये आरओ के इलेक्शन है। 2018 के इलेक्शन में उस वक्त मुस्लिम लीग नून पॉपुलर पार्टी थी, लेकिन उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट ने मैनिपुलेशन की और बहुत सारे जो उस वक्त के पार्टी कैंडिडेट से मुस्लिम लीग नून के उनको अपने टैक्टिक्स के जरिए विड्रॉ करवाया गया और वो एक तारीख फिर दोहराई गई। इलेक्शन को प्री पोल रिगिंग के जरिए ये सारे के सारे मैनिपुलेशन हुई और फिर आरटीएस सिस्टम था। जब इलेक्शन डे हुआ तो आरटीएस सिस्टम रात 11 बजे बंद हो गया। तो इस तरह जो हमारे जो 11 इलेक्शन अब तक हुए हैं, 11 इलेक्शन में गालिबन 2 इलेक्शन को कहा जा सकता है कि ये कदरे शफाफ इलेक्शन थे जिस पर उस वक्त की अपोजिशन ने कोई एतराज नहीं किया। लेकिन एक इलेक्शन में मुल्क 2 लख्त हो गया, मुल्क टूट गया और ये हमारी तारीख का अलमनाक वाक़या है। इसलिए इलेक्शन पाकिस्तान के लिए कोई बहुत आसूदा एक ख्याल नहीं है। इलेक्शन काफ़ी मुल्क को हिला के रख देता है। तो इस हवाले से शफाफ इलेक्शन की उम्मीद तो की जानी चाहिए, लेकिन कहा फिर यही जा रहा है कि ये इलेक्शन शायद 2018 के इलेक्शन की तरह ही हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसको मैनिपुलेट करे। जी सर, जैसा कि आपने कहा कि इलेक्शन शफाफ नहीं हो सकते, ये एक ख्वाब ही रहा है। तो तरीके इंसाफ के बारे में आपका क्या ख्याल है कि तरीके इंसाफ, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मुस्तकबिल किस तरह का होगा? तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल अब इमरान खान साहब के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। जो जिस तरह 2017 में एक प्रोसेस शुरू हुआ जिसके ज़रिए पहले जनाब नवाज शरीफ उस वक्त के वज़ीर आज़म थे, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया और एक बड़ी ट्रिकी सी, फ्लिकी और बड़ी कमज़ोर सी ग्राउंड पे किया गया। लेकिन उसके बाद फिर एक सिलसिला शुरू होता है 2018 के इलेक्शन को, वो भी इसी तरह मैनिपुलेट किया जाता है, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मैनिपुलेट किया जाता है, क्योंकि ये अब ओपन सीक्रेट है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। आज की एस्टेब्लिशमेंट भी साबका एस्टेब्लिशमेंट को क्रिटिकल उसका व्यू रखती है और उस पर उसके नकाद भी है। ये इसलिए इमरान खान साहब का रवैया अगरचे 9 मई के बाद काफी हद तक सबमिसिव हो गया है। अब उनकी टोन में वो एग्रेशन नहीं है जो 9 मई से पहले था, जब वो नाम ले लेकर जनरल्स को पुकारा करते थे और बताया करते थे कि आप ये कर रहे हैं, तुम ये कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर 9 मई से पहले भी इमरान खान यही रवैया अपनाते तो शायद तहरीक इंसाफ की तारीख मुख्तलिफ होती। इस हवाले से देखा जाए, अगर जो जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट पार्टियों को बनाती है और फिर उन्हें डीकंस्ट्रक्ट भी करती है,
تو اس حوالے سے مستقبل کوئی بہت زیادہ روشن دکھائی نہیں دیتا. کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تحریک انصاف پر اس وقت مشکل وقت ہے؟ یہ مشکل وقت کس وجہ سے آیا ہے؟ تو سر عمران خان صاحب کو یہ مشکل وقت کس وجہ سے دیکھنا پڑا؟ مزید اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا. جی، اس وقت اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جناب عمران خان ملک کے پاپولر لیڈر ہیں، لیکن ہماری تاریخ رہی ہے کہ سولین لیڈرز کے ساتھ کچھ اچھا نہیں رہا. جناب ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا، ایون اس سے پیچھے ہم چلے جائیں تو لیاقت علی خان اس وقت وزیر اعظم تھے اور بھرے مجمع میں انہیں قتل کر دیا گیا. اس کے بعد پھر محترمہ بے نظیر بھٹو ہیں، ان کو بھی قتل کر دیا گیا. اور نواز شریف ایک دفعہ جلا وطن ہوئے، اس کے بعد پھر خود باہر چلے گئے. تو سویلین لیڈرز کے ساتھ کافی مشکل یہاں حالات ان کو درپیش رہے ہیں. آج کل عمران خان صاحب کے ساتھ اسی طرح ہو رہا ہے. اس میں تو شاید ہی کسی کو شک ہو کہ جناب عمران خان مقبول لیڈر ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی کچھ خود اپنی ایسی پالیسیز تھیں جس کی وجہ سے انہیں یہ مشکل حالات دیکھنا پڑے. مثال کے طور پہ ان کے جنرل سیکرٹری اسد عمر کہتے ہیں کہ ہم نے خان صاحب کو کہا کہ جب یہ حکومت سے بے دخل ہوئے تو انہیں کہا گیا کہ آپ یہ 6 ماہ یا 1 سال کا پیریڈ ہے، اس کو کسی طرح گزار لیتے ہیں. ہم جو the power that be جو اس وقت ملک کی طاقت ہے، جو ہمیشہ سے طاقت رہی ہے، اس کے خلاف کو بہت زیادہ اگریسو سٹینڈ نہ لیں. لیکن بقول اسد عمر کے یہ انہی کا فیصلہ تھا اور انہی کی پالیسی تھی. اور انہوں نے 17 جلسے کیے جس میں مختلف نام کے ساتھ پکارا اسٹیبلشمنٹ کو اور اس وقت کے آرمی چیف کو. تو یہ اس سے ان کی مشکلات بڑھیں، اور پھر چونکہ ایک واضح طور پر ایک ورژن بن گیا تھا، ایک لائن مل چکی تھی نیچے کارکنوں کو. تو جب یہ 9 مئی سے پہلے جو واقعات ہوئے اس سے کارکنوں کو یہ واضح لائن موجود تھی کہ یہ سب کچھ کون کرا رہا ہے. ویسے بھی آج کل انفارمیشن ایکسپلوژن کا دور ہے، تو اس میں کچھ چیزیں بہت زیادہ چھپی نہیں رہتی کہ کون کیا کر رہا ہے. اس حوالے سے عمران خان صاحب کی کچھ اپنی پالیسیز کی وجہ سے، کچھ اپنے فیصلوں کی وجہ سے، کچھ اپنی چوائسیز کی وجہ سے انہوں نے ایسے حالات میں وہ آج موجود ہیں کہ جو تحریک انصاف کے لیے بھی مشکل ہے اور ان کے لیے بھی مشکلات ہیں. لیکن ووٹر کی بہت بڑی تعداد، نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ان کے اب بھی ساتھ ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انہیں ایک لیول پلینگ فیلڈ ملے گا، ہموار میدان ملے گا، لیکن بہرحال سویلین اور پاپولر قیادتوں کے ساتھ ملک کے اندر جو ہوتا رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اور سویلین قیادتوں کو، لیڈرشپ کو بھی اس پہ اثر نو غور کرنا چاہیے کہ وہ کب تک اس طرح کی جو اقتدار کی کرسی کا کھیل ہے وہ اس طرح کھیلیں گے کہ کبھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوتے ہیں، کبھی وہ اس کے حق میں ہو جاتے ہیں. اس پہ بھی ایک گرینڈ ڈائلاگ کے ذریعے پالیسی فارمولیٹ ہونی چاہیے اور سب پارٹیوں کا اتفاق رائے ہونا چاہیے.